मल्हार ने जल्दबाजी में सीढ़ियों से नीचे उतरकर बाहर की तरफ बढ़ते हुए बड़बड़ाया। तभी अचानक से उसके कदम रुक गए जब उसके कानों में रागिनी की आवाज पड़ी। मल्हार, रुको, ऐसे मत जाओ, पहले ब्रेकफास्ट कर लो। रागिनी ने मल्हार को आवाज लगाते हुए कहा। वहीं मल्हार को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि रागिनी उसे रोक रही थी, वो भी ब्रेकफास्ट करने के लिए, वरना रागिनी तो हमेशा उसके चले जाने के बाद ही अपने कमरे से बाहर निकलती थी। मल्हार ने पीछे मुड़कर देखा तो रागिनी एक खूबसूरत सी नीली साड़ी में तैयार हुई थी। उसे तो समझ नहीं आ रहा था कि रागिनी साड़ी में खूबसूरत लग रही थी या वो साड़ी रागिनी के उसे पहनने की वजह से ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। मल्हार का दिल तो एकदम से जोरों से धड़कने लगा था। लड़की का चक्कर बाबू भैया, शक्ल देखो इसकी, अब तो गई तुम्हारी मीटिंग बेटा। अबे भाड़ में जाए मीटिंग, मेरी बीवी ज्यादा जरूरी है। पहली बार तो बुलाया है उसने, मैं तो मर भी रहा होता तो यमराज को टाइम प्लीज बोल के आ जाता। मल्हार ने अपने दिमाग में कहा और एग्जिटमेंट के साथ रागिनी के पास आ गया, जो इस वक्त डाइनिंग टेबल के पास खड़ी थी। रागिनी, तुम आज जल्दी उठ गई, मुझे लगा लेट उठोगी। सॉरी, मैं आज लेट हो रहा था तो तुम्हारा ब्रेकफास्ट तैयार नहीं कर पाया। लेट ऑफिस पहुंचा तो तुम्हारा वो जीजा मुझे बिल्डिंग के टॉप फ्लोर से नीचे फेंक देगा। बट डू नॉट वरी, तुम्हारे लिए खाना ऑर्डर कर दिया है, आता ही होगा। मल्हार ने रागिनी की तरफ देखते हुए अपनी बेचैनी छुपाकर कहा, जरूरत नहीं है, मैंने हमारे लिए ब्रेकफास्ट बना दी है, चलो जल्दी बैठो, अगर लेट हो रहे हो तो। रागिनी ने जल्दी से एक पलटे में ब्रेकफास्ट सर्वे करते हुए कहा। वहीं हमारे प्यारे मल्हार भाई, जो अपनी बीवी के पीछे लट्टू थे, अभी भी खड़े होकर उसे बेसुध देखे ही जा रहे थे। मल्हार, बैठो भी। रागिनी ने मल्हार को खड़ा हुआ महसूस किया तो एक बार फिर बोली। मल्हार के कानपुर में तो हड़ताल चल रही थी, उसने अब भी नहीं सुना। रागिनी ने उसे एक बार घूर कर देखा। तुम क्या अभी नींद में हो क्या? रागिनी ने अब खुद मल्हार को खींचकर कुर्सी पर बिठाते हुए कहा। चलो जल्दी खाना शुरू करो, रागिनी ने मल्हार की तरफ देखते हुए कहा। लेकिन स्टिल मल्हार का प्रोसेसर तो हैंग हो चुका था। रागिनी ने अब मल्हार के चेहरे पर हल्के से थप्पड़ मारते हुए कहा, मल्हार, क्या सोच रहे हो? ध्यान कहाँ है तुम्हारा? मल्हार तो अब होश में आया था। तुम समाने हो तो कुछ और कैसे सोच पाऊंगा बीवी? मल्हार ने भी फाटक से जवाब दे दिया। वहीं रागिनी तो एक पल के लिए खामोश पड़ गई थी। तुम कभी सीरियस नहीं हो सकते, बस हर वक्त ये बकवास करना जरूरी है, रागिनी ने चिढ़ते हुए कहा। अपनी रागिनी से दो बातें सुन के मल्हार को हंसी आ गई थी। बेशरम इंसान, आजकल रागिनी से बहस किए बिना इसका खाना ही नहीं पचता था। तब से रागिनी ठीक थी तो इसे चैन नहीं था, लेकिन अब देखो कैसे बत्तीसी दिखा रहा था। वैसे थैंक यू ब्रेकफास्ट के लिए। अब चाहे तुमने इसमें जहर भी मिलाया हो गुस्से से, मुझे तो मरना भी मंजूर। मल्हार ने मुस्कुराहट के साथ इतना ही कहा था कि रागिनी ने उसकी होंठों पर अपना हाथ रख दिया। दिमाग खराब हो गया है, क्या बोल रहे हो? अच्छी बातें करो सुबह सुबह, रागिनी ने एकदम से भड़कते हुए कहा। वहीं मल्हार को तो 440 का झटका लगा था। उसके दिमाग में एक ही ख्याल था, क्या रागिनी को उसके मरने पर फर्क पड़ेगा? रागिनी की जो आंखें उसे नफरत से देखती थीं, आज उनमें परवाह थी। मल्हार की आंखों में देख और उसके होंठों को अपने हाथ पर महसूस कर अब रागिनी भी थोड़ा ऑकवर्ड हो गई। उसने जल्दी से अपना हाथ मल्हार के चेहरे के सामने से हटा लिया और इधर उधर देखते हुए बोली, कुछ नहीं मिलाया है इसमें मैंने, बस तुम्हें थैंक यू बोलना था। थैंक यू? मल्हार ने कंफ्यूजन से पूछा। रागिनी ने एक गहरी सांस छोड़ी और मल्हार की तरफ देखते हुए कहा, तुमने जो मेरे भाई के लिए किया वो सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरे साथ जी पाएगा। मैंने तो उम्मीद छोड़ दी, पर तुम मेरे और राघव की हिम्मत बने। थैंक यू मल्हार, थैंक यू सो मच। मैं अब तुमसे नाराज भी नहीं हूं। तुमने मुझे मेरी जिंदगी मेरा भाई दिया है, इसीलिए जब तक तुम चाहोगे तुम्हारी फैमिली के सामने तुम्हारी बीवी बनी रहूंगी। मल्हार खामोशी से रागिनी को सुन रहा था। उसके दिल से तो ना जाने कितना बड़ा बोझ उतर गया था, जानकार कि रागिनी ने उसे माफ कर दिया था। अगर हमेशा के लिए कहूं तो, मल्हार ने एकदम से पूछ लिया। वहीं रागिनी के चेहरे का तो रंग ही उड़ गया। दूसरी ओर सर्वज्ञ भी इस वक्त चांदनी के साथ राजावत मेंशन वापस लौट रहा था।
चांदनी आज बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि आज उसने ब्रेकफास्ट अपनी माँ के हाथ का किया था और अपने पापा के साथ बैठकर उनके हाथों से खाना खाया था। चांदनी को तो आज उसकी सारी खुशियां मिल गई थीं। वो जिस माँ बाप के प्यार के लिए अब तक की पूरी जिंदगी तरसती रही, वो प्यार उसे अब जाकर मिला था। वो इस पल में खुद को बहुत खुशनसीब मान रही थी। वैसे तो माता पिता पति ढूंढ कर देते हैं, लेकिन यहाँ चांदनी के पति ने उसे उसके माँ बाप ढूंढ कर दे दिए थे। म्याऊं बिल्ली, अब अपने माँ बाप के ख्याल से निकालकर अपने पति पर भी थोड़ा सा ध्यान दे दो, सर्वज्ञ ने मासूम सी आवाज में कार चलाते हुए ही बोला। चांदनी के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई और उसने गर्दन घुमाकर सर्वज्ञ की तरफ देखा जो ड्राइव कर रहा था। सर्वज्ञ आज काफी ज्यादा हैंडसम लग रहा था। व्हाइट कलर की शर्ट, उसके ऊपर से ब्राउन कलर की जैकेट पहन रखी थी और नीचे उसने ब्लैक पैंट्स पहनी थी। चांदनी कुछ देर तक सर्वज्ञ को बस देखती ही रही। म्याऊं बिल्ली, कहीं तुम्हारा इरादा मुझे खाने का तो नहीं है? ऐसे मत देखो यार, कुछ कुछ होता है। घर जल्दी नहीं जाना चाहती क्या? सर्वज्ञ ने मुस्कुराते हुए चांदनी को छेड़ते हुए कहा। चांदनी के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई और उसने आगे बढ़कर सर्वज्ञ के कंधे पर अपना सर रख लिया। थैंक यू सो मच सर्वज्ञ, आपने जो मेरे लिए किया है वो शायद ही इस दुनिया में किसी ने किसी के लिए किया होगा। आपने हमेशा मेरी खुशी को सबसे ऊपर रखा। जैसे आपने कहा था, आपने दुनिया भर की खुशियां मेरे कदमों में लाकर रख दी। मैं सच में बहुत ज्यादा खुशनसीब हूं कि आप मेरे पति हो, चांदनी ने थोड़ा इमोशनल होते हुए कहा। सर्वज्ञ के चेहरे पर भी इस वक्त एक मुस्कुराहट थी। वो जानता था कि चांदनी खुशी थी और ये बात सर्वज्ञ को खुशी दे रही थी। ये सच ही तो था कि सर्वज्ञ सब कुछ चांदनी को खुश करने के लिए करता था, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट देखने के लिए करता था। तुम्हें खुश देखने के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ मेरी म्याऊं बिल्ली। सर्वज्ञ सिंह राजावत की जिंदगी उसकी चांदनी के नाम है। तुम जिस चीज से भी मुस्कुराओगी मैं वो हर चीज करूंगा। सर्वज्ञ ने चांदनी के सर पर प्यार से अपना एक हाथ रखते हुए कहा। चांदनी सर्वज्ञ की बात सुनकर मुस्कुराने लगी। अगले ही पल उसने एकदम से सर्वज्ञ को गाड़ी रोकने के लिए कहा। रुकिए रुकिए सर्वज्ञ, गाड़ी रुको ना प्लीज, अर्जेंट है, चांदनी ने छोटे बच्चों जैसे उछलते हुए कहा। सर्वज्ञ ने भी जल्दी से ब्रेक दबा दी और हैरानी से चांदनी की तरफ देखने लगा जो बच्चों जैसा मुंह बनाकर उसे देख रही थी। क्या हुए, सब ठीक है ना? सर्वज्ञ ने चांदनी की तरफ देखते हुए कंसर्न से पूछा। चांदनी के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई और उसने हल्के से अपना सर सर्वज्ञ की बाजू से उठा, उसके चेहरे की तरफ देखा जो थोड़ा परेशान चेहरे के साथ उसे ही देख रहा था। चांदनी ने तो उसे एकदम से परेशान ही कर दिया था। वो समझ नहीं पा रहा था कि अचानक से चांदनी को हुआ क्या था। सर्वज्ञ, चांदनी ने सर्वज्ञ के कंधे पर अपनी उंगली ट्रेस करते हुए छोटे बच्चों जैसा पाउट बनाकर उसे पुकारा। सर्वज्ञ ने चांदनी की आंखों में देखते हुए कंफ्यूज चेहरा लिए जवाब दिया। कैन आई किस यू प्लीज? बहुत अर्जेंट है, प्लीज अभी एक किसी दो। कुछ हो रहा है, चांदनी सर्वज्ञ की आंखों में देखते हुए बोला। चांदनी की बात सुनकर सर्वज्ञ के चेहरे पर एक गहरी मुस्कुराहट आ गई और उसने हल्के से अपनी गर्दन चांदनी की तरफ झुका दी, जैसे बोलना चाहता हो, तुम्हारा ही हूं, कर लो जो करना है। अगले ही पल चांदनी ने अपना एक हाथ सर्वज्ञ की कॉलर पर कस लिया और हल्का सा ऊपर उठकर सर्वज्ञ के होठों को प्यार से किस करने लगी। चांदनी बड़े प्यार से कभी सर्वज्ञ के अपर लिप को सक कर रही थी तो कभी लोअर लिप को। वो तो जैसे अपनी इस किस में सर्वज्ञ को थैंक यू बोलना चाहती थी। सर्वज्ञ ने भी अपनी एक बाजू चांदनी की कमर पर लपेट उसे पूरी तरह से अपनी गोद में खींच लिया। वो तो कार के शीशे काले थे और साथ ही लोग तो एसएसआर की कार को देख ही रास्ता बदल ले रहे थे, वरना आज तो लोगों को फ्री रोमांस शो देखने को मिलता। सर्वज्ञ ने चांदनी को किसी बच्चे की तरह गोद में ले लिया और खुद उसे पैशनेटली किस करने लगा। उसका एक हाथ चांदनी की गर्दन से अपने करीब थामे हुए था और दूसरा आउट ऑफ कंट्रोल होकर चांदनी की पूरी ऊपर बॉडी को एक्सप्लोर कर रहा था। सर्वाग ने तो उसके होंठों को छोड़ चांदनी की साड़ी का पल्लू हटा अपने होंठ उसके सीने पर रख दिए। दोनों तो जैसे वहीं लिमिट क्रॉस करने वाले थे, लेकिन रोड पर एक गाड़ी के हॉर्न को सुन दोनों होश में आए।
दोनों ही अपनी हालत पर हंसने लगे थे। सच में अफीम से नशीली हो, तुम पास होती हो तो होश खो बैठता है तुम्हारा सर्वज्ञ, मेरे बिल्लू। सर्वज्ञ ने चांदनी के माथे से माथा लगाते हुए एक मुस्कुराहट लिए कहा। चांदनी तो बस शर्म से लाल हुई, पलके झुकाए बैठी रही। दूसरी तरफ इस वक्त रुद्रांशी बेहोश सोफे पर लेटी हुई थी। इस वक्त रुद्रांशी एक दुल्हन के जोड़े में सजी हुई थी। कुछ ही दूरी पर एक शादी का मंडप भी सजाया गया था, जिससे साफ पता चल रहा था कि किसी ने वहां पर अपनी और रुद्रांशी की शादी की तैयारी कर रखी थी। लेकिन कौन करना चाहता था इस तरह धोखे से रुद्रांशी से शादी? सौरभ की शक्ल देखते ही रुद्रांशी का पारा हाई हो गया। रुद्रांशी हॉस्पिटल चेकअप करवाने के लिए गई थी, वहीं से सौरभ उसे उठा लाया था। सौरभ के आदमी तो पहले ही मौके की तलाश में थे, जो उन्हें मिल गया जब रुद्रांशी चेकअप के लिए हॉस्पिटल गई। तुम कॉकरोच की शक्ल के दोबारा से मेरे सामने आ गए। मैंने तुमसे कहा था ना कि दोबारा कोई गलती मत करना। करूं तुम्हारी फोटोज वायरल? तुम्हें शर्म नहीं है क्या? तुमने मुझे किडनैप क्यों किया है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे यहां लाने की? रुद्रांशी बस नॉन स्टॉप बोले जा रही थी। तभी अचानक से सौरभ उसके सामने आकर झुक गया और उसने अपने होठों पर उंगली रखते हुए रुद्रांशी को चुप होने का इशारा करते हुए कहा, शाह, बहुत बोलती हो तुम। तुम्हारे हाथ पांव के साथ मुझे तुम्हारा मुंह भी बंद कर देना चाहिए था। तुम्हारी ये भक्कड़ भक्कड़ सुनने का वक्त नहीं है अभी मेरे पास। हम दोनों की शादी है जान, इसलिए गुस्सा मत करो, शांत हो जाओ और आराम से अपनी शादी एंजॉय करो। सौरभ ने रुद्रांशी की तरफ देखते हुए एक तिरछी मुस्कुराहट के साथ बोला। सौरभ की बात सुनकर रुद्रांशी की आंखें छोटी हो गई थीं और मुंह हल्का सा खुल गया था। व्हाट रूबिश, मैं तुम जैसे बंदर के साथ शादी क्यों करूंगी? मुझे अभी के अभी यहां से जाने दो सौरभ, वरना तुम्हारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। सच कह रही हूं, बहुत पछताओगे तुम। रुद्रांशी ने सोफे पर बैठने की कोशिश करते हुए कहा। रुद्रांशी बड़ी मुश्किल से जैसे कैसे सोफे पर बैठ गई। उसे हिलने डुलने में स्ट्रगल करना पड़ रहा था, क्योंकि उसके हाथ पांव बंधे हुए थे। वो ठीक से हलचल नहीं कर पा रही था। ऊपर से उसे जो गुस्सा आ रहा था उसकी चोट पर असर कर रहा था, जिस वजह से उसे सर में दर्द भी होने लगा था। रुद्रांशी किसी तरह से कसमसाते हुए खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी कोशिश नाकामयाब हो रही थी। अब अपने आप को दुल्हन की जोड़े में देखकर तो उसे और ज्यादा गुस्सा आने लगा था। गुस्से में तो तुम और भी ज्यादा हसीन लगती हो जान। तुम्हें मेरे साथ नाटक नहीं करना चाहिए था, तुमने जो भी किया हो, लेकिन मैं तो तुम्हें सच में पसंद करने लगा था। चलो छोड़ो पुरानी बातें, तुमने जो किया मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, लेकिन तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। हम साथ में बहुत खुश रहेंगे। सौरभ ने एक तिरछी मुस्कुराहट के साथ रुद्रांशी के चेहरे को छूते हुए कहा। रुद्रांशी अपना चेहरा इधर उधर कर रही थी ताकि सौरभ के हाथ उसे टच ना करे। उसे सौरभ के छूने से बहुत गुस्सा आ रहा था। तुमसे शादी तो मैं कभी भी नहीं करूंगी। शक्ल देखी है अपनी आईने में, मुर्गी लगते हो पूरे। मैंने कहा मुझे जाने दो, वरना तुम्हारे लिए अंजाम अच्छा नहीं होगा। मेरे भाई तुम्हें जान से मार डालेंगे। जानते नहीं हो क्या मैं किसकी बहन हूं? मेरे रुद्र भाई को पता चल गया ना, वो तो तुम्हें 2 टुकड़ों में काट डालेगा। सर्वज्ञ और सौभाग्य भाई तो तुम्हें तुम्हारे ही पालतू कुत्तों को खिला देंगे, समझे? अपनी बकवास बंद करो और अभी के अभी मुझे जाने दो यहां से। रुद्रांशी ने गुस्से से दांत भींचते हुए कहा। रुद्रांशी की बात सुनकर सौरभ जोर जोर से हंसने लगा, जैसे उस पर तो रुद्रांशी की धमकी का कोई असर ही नहीं हुआ था। मैं तुम्हारे भाइयों से डरने वालों में से नहीं हूं। पैसा और पावर सौरभ जिंदल के पास भी बहुत है। जिस बिल्डिंग में तुम हो वो मेरी प्राइवेट बिल्डिंग है, जिसमें 5 फ्लोर और 500 आदमी मौजूद है। पहली बात तो ये, किसी को पता ही नहीं चलेगा कि तुम यहाँ हो, और अगर किसी को पता चल भी गया तब तक तुम यहाँ नहीं रहोगी। मैं तुम्हारे साथ आज ही इंडिया से निकल जाऊंगा। अपने प्यारे परिवार को तो तुम भूल ही जाओ, क्योंकि आज से मैं ही तुम्हारा परिवार हूँ। अब एक अच्छी बीवी की तरह मुझसे शादी करो, फिर हम अपनी सुहागरात करेंगे। सौरभ ने रुद्रांशी की गर्दन पर हाथ रख उसे करीब खींचते हुए कहा। रुद्रांशी का दिमाग तो अब और ज्यादा खराब होने लगा था।
तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम एक गंदी नाली के कीड़े हो, मुझसे दूर रहो, समझे? मुझे छूना मत, मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूंगी। रुद्रांशी ने सौरभ की तरफ देखकर चलाकर बोला। सौरभ का दिमाग भी रुद्रांशी की बात सुनकर खराब हो गया और उसने रुद्रांशी को खींचकर एक थप्पड़ मारा, जिससे रुद्रांशी फिर से सोफे पर गिर गई। मैं प्यार से पेश आ रहा हूं तो ज्यादा जुबान नहीं चल रही है तेरी। 15 मिनट बाद हमारी शादी है, अपने आप को मना लो, नहीं तो जबरदस्ती ही शादी होगी। लेकिन शादी आज ही इसी मंडप में होगी। सौरभ ने रुद्रांशी के बालों को खींचते हुए उसके चेहरे को अपने पास करते हुए बोला। रुद्रांशी को काफी दर्द हो रहा था। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। अपनी बात पूरी करने के बाद सौरभ रुद्रांशी के बाल छोड़कर सीढ़ियों से ऊपर चला गया। वहीं रुद्रांशी अब आंसू बहने लगी थी। मलंग। रुद्रांशी ने आंसू बहाते हुए धीरे से मलंग का नाम लिया। उसे इस वक्त अगर कोई सबसे ज्यादा याद आ रहा था तो वो मलंग था। दूसरी तरफ SSR ग्रुप ऑफ कंपनीज में शिवम इस वक्त रुद्र के साथ उसके केबिन में बैठा हुआ था। अगर ये बात सच है तो हमें सर्वज्ञ भैया को बता देना चाहिए। शिवम भाई, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि आखिर कोई उनका पीछा क्यों कर रहा है। शिवम भैया, पता करो कि वो इंसान आखिर है कौन जो खुद मौत का पीछा कर रहा है। मैं किसी को अपने भाई की परछाई तक छूने नहीं दूंगा। मेरे भाई पर मेरे होते कोई आंच नहीं आ सकती। रुद्र ने सीरियस होते हुए शिवम से कहा। तीनों भाई एक दूजे की जान थे। रुद्र से बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि उसके सर्वज्ञ भाई को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। शिवम ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, तुम फिक्र मत करो रुद्र, वो मेरे हाथ लग गया तो मैं तुम तक बात पहुंचाने की नौबत ही नहीं दूंगा। मैं खुद ही उस कामिने के सारे हिस्से अलग कर दूंगा। सर्वज्ञ सर के दुश्मन तो बहुत है, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि इस शहर में जो लोग हैं उनमें से किसी का काम नहीं है, क्योंकि किसी में भी सर पर वार करने की हिम्मत तो नहीं है। ये कोई बाहर वाला ही है जो सोच रहा है सर की नजरों में नहीं आएगा। रुद्र और शिवम दोनों ही इस बात पर थोड़ा सा परेशान नजर आ रहे थे। चाहे जो भी हो, किसी ने कभी भी सर्वज्ञ पर हमला करने की या उसका पीछा करने की कोशिश नहीं की थी। ये पहली बार हुआ था कि कोई सर्वज्ञ का पीछा कर रहा था। कुछ भी हो भैया, हमें जल्द से जल्द उस दुश्मन का पता लगाना ही होगा। रुद्रांश ने शिवम की तरफ देखते हुए कहा। हाँ, मैं जल्द ही सारा मैटर संभाल लूंगा, शिवम ने कहा। तभी माही कैबिन में आ गई। माही को देख रुद्र के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। जान कहाँ चली गई थी? कितना वक्त लगा दिया तुमने आने में? रुद्र ने माही को देखते हुए कहा। वहीं माही के चेहरे की स्माइल एकदम से गायब हो गई और उसने बड़ी बड़ी आंखों से रुद्र को देखा। वो रुद्र को आंखों ही आंखों में जैसे बोल रही थी, थोड़ी शर्म करो, शिवम भैया भी यहीं हैं। तभी शिवम गला साफ करते हुए खड़ा हो गया। मैं अब चलता हूं, शिवम ने स्माइल कंट्रोल करते हुए कहा और कैबिन से निकल गया। वहीं शिवम के जाते ही माही रुद्र के पास आ गई। उसने रुद्र के कंधे पर मारने के लिए हाथ उठाया ही था कि रुद्र ने उसे उसी हाथ से खींच अपनी गोद में बिठा लिया। माही की आंखें बड़ी हो गई थीं। रुद्र ने तो छोटे बच्चों जैसे अपना चेहरा उसके सीने में छुपा लिया था। आई मिस्ड यू चौको, प्लीज इतनी देर दूर मत रहा करो। रुद्र ने अपना चेहरे बिल्ली के बच्चे की तरह माही के सीने में सहलाते हुए कहा। माही का चेहरा लाल हो गया था। उसने रुद्र को हल्का पीछे करते हुए कहा, रुद्र बस 15 मिनट ही हुए थे, इसे तुम बस कह रही हो? आर यू सीरियस? चौको, पूरे 15 मिनट तुम मुझसे दूर रही। अगर मेरी सांस रुक जाती तो रुद्र ने बच्चों जैसे मुंह बनाते हुए कहा। रुद्र, बस भी करो अब, तुम बिल्कुल बच्चों जैसे बिहेव कर रहे हो सुबह से, माही ने अपने माथे पर हाथ रखते हुए कहा। अगले ही पल रुद्र ने उसकी कमर से माही को अपने और करीब खींच लिया, जिसमें उन दोनों की नाक टकराने लगी। माही रुद्र की आंखों में एक शरारत पड़ पा रही थी। उसने अपना सलाइवा गटकते हुए रुद्र की आंखों में देखा। चौको, इस बच्चे को भूख लग रही है, रुद्र ने शरारती आवाज में माही की साड़ी का पल्लू हल्का नीचे खींचते हुए कहा। माही की आंखें तो रुद्र की बात सुन उल्लू जितनी बड़ी हो गई थी। वहीं बाहर शिवम आगे बढ़ ही रहा था कि किसी ने उसे एकदम से खींच एक रूम में खींच लिया। शिवम हैरान जरूर था, पर यह भी जानता था कि इस जगह ये कौन कर सकता था। शिवम ने जब सामने देखा
तो शिवानी उसे नाराजगी भरे चेहरे के साथ घूर रही थी। शिवम को तो शिवानी की गुस्से से गुब्बारे की तरह फूली हुई गाले बाइट करने का मन कर रहा था। कहाँ थे तुम? ना फोन उठा रहे हो, ना मैसेज का रिप्लाई दे रहे हो। देखो मिस्टर, अगर तुम सोच रहे हो कि मैं इस तरह तुम्हें मुझे किस करने के बाद गायब होने दूंगी तो तुम गलत हो। पहले जो भी था ठीक है, लेकिन अब तुमने मुझे टच कर लिया है, इसलिए ऐसे भाग नहीं सकते तुम, शिवानी ने भड़कते हुए कहा। इसमें उस बेचारी का भी क्या दोष? शिवम उस दिन के बाद से अचानक से गायब ही हो गया था। शिवानी बेचारी तो पिछले कुछ दिन अपनी ओवरथिंकिंग में मरी जा रही थी कि कहीं शिवम अब रिग्रेट तो नहीं कर रहा था, कहीं वो ऐसे उसे पूरा देखने के बाद, उसे छूने के बाद छोड़ तो नहीं देने वाला था। शिवम तो बस अपनी कॉटन कैंडी को उस पर गुस्सा करता देख मुस्कुरा रहा था। मिस तो उसने भी शिवानी को किया था, लेकिन वो कुछ दिन से सर्वज्ञ के स्टेकलर का पता लगाने में बिजी था। शिवम को चुप देख शिवानी थोड़ा घावरा गई थी। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? कहीं अब तुम्हें रिग्रेट तो नहीं हो रहा? शिवानी ने अपनी निगाहों में हल्का डर लिए शिवम से पूछा। अगर सच कहूं तो हो रहा है। शिवम ने शिवानी की रोनी शक्ल को देख उसे और छोड़ते हुए कहा। वहीं शिवानी की धड़कन तो अब रुकने को हो रही थी। उनके आंसू जो पलकों पर ठहरे थे एकदम से बह गए। शिवानी ने एकदम से शिवम के कॉलर पकड़ लिए। तुम ऐसे कैसे कर सकते हो मेरे साथ? शिवानी ने एकदम से भड़कते हुए कहा। वहीं शिवम ने पलक झपकते ही उसे अपनी बाहों में उठा लिया, जिस पर शिवानी हैरानी से उसे देखने लगी। दोबारा करके बताता हूं कैसे, शिवम ने शिवानी के कान में हस्की वॉइस में कहा और उसे लिए उसके कैबिन से अटैच रेस्ट रूम में चला गया। शिवम ने रेस्ट में आ दरवाजा पैर से बंद कर दिया और शिवानी को बेड पर लेटा एकदम से उसके ऊपर आ गया। सच में बहुत रिग्रेट होता है कि मैंने बस एक ही बार अपनी कॉटन कैंडी को खाया है। रिग्रेट होता कि तुम्हें कुछ याद नहीं है। आज मैं अपना रिग्रेट दूर करना चाहता हूं कॉटन कैंडी। शिवम ने शिवानी की आंखों में देखते हुए उसके होठों को हल्का चूमते हुए कहा। वहीं शिवानी तो एकदम से रोने लगी और छोटे बच्चों जैसे शिवम के सीने पर मारने लगी। तुम बहुत बुरे हो, तुमने मुझे डरा दिया, शिवानी ने शिवम के सीने पर लगातार मारते हुए कहा। शिवम को तो बस हंसी आ रही थी। उसने शिवानी के दोनों हाथ अपने एक हाथ में लिए उसके सर के ऊपर बेड पर लगा दिए। वो शिवानी के चेहरे पर झुका तो शिवानी ने गुस्से से मुंह फेर लिया। मुझे नहीं चाहिए, तुम जाओ, जाकर अपना जरूरी काम कर लो, जिसके लिए मुझे इग्नोर किया, शिवानी ने रुठते हुए कहा। अरे बाबू, तुम्हें कैसे इग्नोर कर सकता हूँ? फोन ही नहीं देखा था सच्ची? बहुत जरूरी काम था मेरी मक्खन मलाई। गुस्सा मत करो ना, अभी जो थोड़ा टाइम मिला है मुझे मेरी कॉटन कैंडी को प्यार करने दो ना, शिवम ने शिवानी के होंठों के कोने पर किस करते हुए कहा। उसके 2-3 बार वहां किस करने पर शिवानी ने अपना चेहरा सीधा कर लिया, जिससे फाइनली शिवम को शिवानी के होंठ मिल गए। शिवम ने किस डीप कर दी और वहीं उसका दूसरा हाथ आउट ऑफ कंट्रोल हो शिवानी को छू रहा था। देखते ही देखते शिवम ने शिवानी के कपड़े निकाल दिए और उसकी बॉडी के एक एक इंच को अपने होंठों से नापने लगा। दूसरी तरफ रुद्रांशी इस वक्त मंडप में बैठी हुई थी। उसके साथ सौरभ सेहरा बांधकर बैठा हुआ था। पूरी जगह मंत्रों से गूंज रही थी और साथ ही रुद्रांशी के रोने की आवाज से भी। शादी जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, रुद्रांशी का रोना बढ़ता ही जा रहा था। अब वर वधू फेरों के लिए खड़े हो जाइए, पंडित जी ने सौरभ और रुद्रांशी की तरफ देखते हुए बोला। सही पंडित जी, आप क्यों ये जबरदस्ती की शादी करवा रहे हैं? मुझे नहीं करनी है इस इंसान से शादी, रुद्रांशी ने रोते रोते पंडित जी की तरफ देखते हुए कहा। वही पंडित जी बेचारे भी क्या करते, वो भी तो मजबूरी में ये शादी करवा रहे थे। बेटी, तुम भगवान के लिए मुझे मुश्किल में मत डालो। मैं भी बीवी बच्चों वाला इंसान हूँ, मुझे अपने परिवार की फिक्र है, इसीलिए मेरा जो काम है मुझे वो करने दो, पंडित जी ने रुद्रांशी की तरफ देखते हुए हाथ जोड़े दुखी आवाज में कहा। वही रुद्रांशी पंडित जी के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर चुप हो गई। उसकी तो जैसे सारी उम्मीदें ही टूट चुकी थीं। वो चुपचाप बैठी रही, पर फेरों के लिए खड़ी नहीं हुई, जबकि सौरभ उसके पास खड़ा हो चुका था और उसके खड़े होने का इंतजार कर रहा था। रुद्रांशी को खड़ा ना होता देखकर सौरभ ने रुद्रांशी को अपनी बाहों में उठा लिया, जिस पर रुद्रांशी जोर जोर से अपने पैर मारने लगी। छोड़ो मुझे, नीचे उतरो सौरभ, मैं तुम्हें कह रही हूं,
मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है। तुम अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। मैं सच कह रही हूँ। अगर मेरे भाइयों को पता चल गया तो वो तुम्हें जिंदा जला देंगे। अगर तुमने मुझसे शादी कर भी ली तो सच कह रही हूँ, मैं आज ही तुम्हारा खून करके विधवा होने को भी तैयार हूँ। रुद्रांशी ने सौरभ की तरफ देखकर उसे धमकी देते हुए कहा, लेकिन सौरभ पर कहाँ फर्क पड़ रहा था। वो तो एक के बाद एक फेर लेते जा रहा था। वक्त के साथ रुद्रांशी बेबस महसूस करने लगी थी। वो चाहे जितना भी बोल लेती, सौरभ ना तो उसकी बात का कोई जवाब दे रहा था और ना ही उस पर रुद्रांशी की बात का कोई असर हो रहा था। देखते ही देखते पूरे 7 फेरे पूरे हो चुके थे और वो दोनों फिर से पंडित जी के कहने पर अपनी अपनी जगह बैठ गए। अब वर वधू को मंगलसूत्र पहनाए। पंडित जी ने सौरभ की तरफ देखते हुए कहा। पंडित जी की बात सुनकर सौरभ में थाली में पड़ा मंगलसूत्र उठा लिया। वहीं सौरभ के हाथों में मंगलसूत्र देखकर रुद्रांशी की आंखें बड़ी हो गई थीं और वो डर के मारे ना में गर्दन हिला रही थी। क्या हो जाएगी रुद्रांशी सौरभ की शादी? डन। थैंक यू सुनीता, लॉट्स ऑफ लव फॉर यू डियर। थैंक यू पूजा। प्लीज रुको मलंग। रुद्रांशी ने सौरभ को अपनी तरफ मंगलसूत्र लेकर बढ़ते हुए देखकर बोला, लेकिन जब वो नहीं रखा तो उसने आंखें बंद कर लीं। एंड में एकदम से उसके मुंह से मलंग का नाम जोर से निकला। वही सौरभ के हाथ एकदम से रुक गए थे। वो रुद्रांशी को देख रहा था, जो आंखें बंद किए रो रो कर बस मलंग। दापोड़ी तैयार हो जा, पुणे का अपना आइकॉनिक किनेटिक आ गया है। ब्रांड न्यू शोरूम एम्बियंस ऑटोमोबाइल्स में। ग्रैंड इनॉग्रेशन 1 दिसंबर को मिर्ची आरजे निधि के साथ 1 से 13 दिसंबर तक हमारे शोरूम पर विजिट करें और टीवी, मोबाइल फोन या वॉशिंग मशीन जीतने का मौका पाएं। न्यू शोरूम, न्यू एक्साइटमेंट। पुणे का आइकॉनिक किनेटिक इज बैक। फॉर मोर डिटेल्स कॉल ऑन 9823319195। मलंग बोले जा रही थी। अगले ही पल सौरभ खुद भी रुद्रांशी के करीब झुक गया और उसने रुद्रांशी के गले में मंगलसूत्र पहना दिया। रुद्रांशी को सौरभ की सांस अपनी गर्दन पर महसूस हो रही थी। पता नहीं क्यों सौरभ के इतने करीब आने पर रुद्रांशी को एक अलग सी फीलिंग आने लगी, जो बुरी नहीं थी। रुद्रांशी को कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। मैं कोई भगवान थोड़ी ना हूं बेवकूफ लड़की। मेरे नाम की जगह अगर भगवान के नाम को जपा किया होता तो अब तक हम दोनों इस मुसीबत से बाहर निकल गए होते। मलंग ने रुद्रांशी के कान में धीमी सी आवाज में कहा। वहीं मलंग की आवाज सुनकर रुद्रांशी की आंखें एकदम से हैरानी से खुल गईं। असल में मंडप में रुद्रांशी के साथ सौरभ की जगह इस वक्त मलंग बैठा हुआ था। रुद्रांशी जिस डॉक्टर के पास गई थी उसने ही उसे धोखा दिया। उस डॉक्टर को सौरभ ने मोटी रकम दे खरीद लिया था। उसी डॉक्टर ने रुद्रांशी को बेहोश कर दिया, जिसके बाद सौरभ के आदमियों ने रुद्रांशी को हॉस्पिटल से उठा लिया। वही जब मलंग का दिल शांत नहीं हो पा रहा था, उसे बार बार लग रहा था जैसे रुद्रांशी किसी मुसीबत में थी। उसने रुद्रांशी के फोन को ट्रैक किया और यहाँ तक उसका पीछा करते हुए पहुंच गया। मलंग इस वक्त अकेला आया था, लेकिन उसने सार्थक को फोन कर बाकी सबके साथ वहां जल्द से जल्द आने को बोल दिया था। मलंग ने सौरभ को वॉशरूम में बंद कर दिया और खुद उसकी शेरवानी पहनकर मंडप में रुद्रांशी के साथ बैठ गया, क्योंकि इतने आदमियों के साथ लड़ना भी उसके बस में नहीं था। 500 आदमी बहुत ज्यादा थे। मलंग जानता था इस वक्त दिमाग का इस्तेमाल करना सही रहेगा। अब कुछ रिएक्ट मत कर देना मेरी बुद्धू गर्ल प्लस फ्रेंड, वरना हम दोनों पकड़े जाएंगे। यहाँ पर बहुत ज्यादा आदमी है, रिस्क नहीं ले सकते। मलंग ने रुद्रांशी को समझाया और उससे अलग हो गया। वही रुद्रांशी तो एकदम हैरान हो गई थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी शादी मलंग से हो गई थी। वो बस मलंग को देखे जा रही थी। उसे एहसास भी नहीं हुआ कब मलंग ने थाली से सिंदूर उठाकर उसकी मांग में भर दिया। सिंदूर अपनी मांग में महसूस होते ही रुद्रांशी की आंखें अपने आप बंद हो गईं। थोड़ा सा सिंदूर रुद्रांशी की नाक पर भी गिर गया था। उसकी छोटी सी नाक सिंदूर से पूरी लाल हो गई। उन दोनों की शादी चाहे किसी भी हालातों में हुई थी, लेकिन इस वक्त दोनों के दिलों में बहुत सारा सुकून था। मलंग सेहरे के पीछे मुस्कुरा रहा था, क्योंकि उसकी रुद्रांशी उसकी दुल्हन जो बन चुकी थी, और वहीं रुद्रांशी का दिल भी इस वक्त खुशी से झूम रहा था, क्योंकि उसे अपने सपनों का राजकुमार पति के रूप में जो मिल गया था। हालांकि अभी इस लव स्टोरी को काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ना था, लेकिन ये पल उनके लिए जिंदगी के सबसे खास पल थे।
शादी संपन्न हुई। आज से आप दोनों पति पत्नी हुए। पंडित जी ने मलंग और रुद्रांशी की तरफ देखते हुए कहा। पंडित जी की बात सुनकर रुद्रांशी के होठों के कोने हल्के से ऊपर उठ गए, लेकिन उसने खुद को मुस्कुराने से रोक लिया और वहीं सेहरे के पीछे मलंग के चेहरे पर एक मुस्कुराहट खिली हुई थी। मलंग ने अगले ही पल रुद्रांशी को अपनी गोद में उठा लिया। अब इतना शांत हो जाओगी तो लोगों को शक नहीं हो जाएगा पागल। लड़की, थोड़ा तो ड्रामा करो, वैसे तो घर पर ड्रामा क्वीन बनी फिरती हो। मलंग ने रुद्रांशी के कान के पास बोला। वहीं मलंग की बात सुनकर रुद्रांशी को अब एहसास हुआ कि उसने पहले जैसा शोर मचाना बंद कर दिया था। उन आदमियों को शक ना हो इसलिए रुद्रांशी ने नाटक करना शुरू कर दिया। मैं तुम्हारी जान ले लूंगी, मुझे नीचे उतरो, छोड़ो मुझे कहीं नहीं जाना तुम्हारे साथ, उतरे मुझे। रुद्रांशी ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया और अपनी टांगे हवा में मारने लगी। मलंग सेहरे के पीछे ही हंस रहा था और मन ही मन रुद्रांशी को एक पक्की वाली ड्रामा क्वीन बोल रहा था। वो रुद्रांशी को लेकर बिल्डिंग से बाहर की तरफ बढ़ने लगा। किसी ने उसे रोका भी नहीं, क्योंकि सबको यही लग रहा था कि वो सौरभ था। लेकिन अचानक से वो पूरी जगह गोली चलने की आवाज से गूंज उठी। दूसरी तरफ रागिनी इस वक्त मंदिर में भगवान की मूर्ति के आगे हाथ जोड़े खड़ी थी। वो बहुत परेशान थी और उसकी वजह मल्हार का पूछा वो सवाल था। असल वजह वो सवाल भी नहीं था, बल्कि ये बात रागिनी को परेशान कर रही थी कि वो मल्हार को मना क्यों नहीं कर पाई। उसे अब अपने जज्बातों पर डाउट होने लगा था। मुझे इस मुश्किल से निकालो भगवान। मैं जानती हूं वो बेवकूफ तो बस हर वक्त मजाक करता रहता है, कभी सीरियस नहीं होता, पर मुझे उसे लेकर मेरी फीलिंग्स ठीक नहीं लग रही। मैं उसे प्यार नहीं कर सकती। प्लीज मुझे आशीर्वाद देना कि ये फीलिंग्स अभी ही खत्म हो जाएं। रागिनी ने मासूम सा चेहरा बनाते हुए प्रार्थना की। पर रागिनी दीदी, होगा तो वहीं जो महादेव पहले ही सोच के बैठे हैं। तुम दोनों तो एक दूजे की लकीरों में बसे हो। प्यार होना तो जायज है। रागिनी अपने ख्यालों में खोई मंदिर से निकल रही थी कि अचानक से किसी से टकरा गई। सॉरी अरे दादी आप। रागिनी ने दादी की तरफ देखते हुए कहा। रागिनी असल में दादी से टकराई थी, जो रुद्रांशी के लिए पूजा करने आई थीं। असल में सार्थक ने शादी से कहा था कि रुद्रांशी को पक्का पार्टी में नजर लग गई होगी, इसलिए सीढ़ियों से गिर गई। अब कोई ना कोई बहाना तो बनाना था और हमारी भोली दादी मान भी गई थी। उन्होंने तो सुबह सुबह ही घर में लाल मिर्च की दूनी कर सबकी नाक में आग लगा दी थी। बेचारी रुद्रांशी तो मुश्किल से चेकअप का बहाना कर दादी के चंगुल से छूट के भागी थी, वरना आज तो दादी उसकी पता नहीं कैसी कैसी झाड़ फूक करती। रागिनी बेटा, तुम ठीक हो ना? उस दिन बिना मिले चली गई और तुम्हारी शादी कब हुई? दादी ने रागिनी के माथे का सिंदूर और गले में मंगलसूत्र को देख हैरानी से पूछा। रागिनी का चेहरा थोड़ा उतर गया था। उसने नजरें चुराते हुए कहा, बस कुछ दिन पहले ही हुई थी दादी। सॉरी, सब इतना अचानक हुआ कि बता नहीं पाई। अब तुमसे क्या शिकायत बेटा? यहाँ तो अपनी औलादों ने ही मुझे अपनी शादी में बुलाना जरूरी नहीं समझा। दादी ने तिरछी निगाहों से सौभाग्य को घूरते हुए सार्कास्टिकली बोला। वहीं बेचारा सौभाग्य, जो दादी को मंदिर लेकर आया था और उनके साथ ही खड़ा था, एक ऑकवर्ड स्माइल के साथ दादी को देख रहा था। वो तो अपनी इमेजिनरी दुनिया में दादी को दंडवत करते हुए बोल रहा था, प्लीज चामुंडा देवी, यहाँ मेरी इज्जत पर कीचड़ मत उछालना। दादी भी जैसे उसकी वो उबले हुए कद्दू वाली शक्ल देख समझ गई थी, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं कहा और फिर रागिनी की तरफ मुड़ गई। वैसे तुम्हारी शादी हुई किससे है? मुझे भी मेरे दामाद से मिलाओ, दादी ने एक मुस्कुराहट के साथ कहा। रागिनी कोई जवाब दे पाती उससे पहले ही सबके कानों में मल्हार की आवाज पड़ी। रागिनी जल्दी आओ यार, आज तो इतना लेट हो गया हूं कि तुम्हारा वो जीजा पक्का तुम्हारे इस मासूम पति की जान निकाल देगा। मल्हार ने रागिनी की ओर आते हुए कहा। जब रागिनी काफी देर से नहीं आई तो मल्हार ही उसे ढूंढने आ गया। उसका ध्यान अभी दादी पर नहीं गया था। तेरी जान तो आज मैं निकालूंगी, उधर ही रुक जा कंजरा। दादी की गरजती हुई आवाज से मल्हार की आत्मा तो स्वर्ग सुधारने वाली हो ही गई थी। साथ ही आसपास के लोग भी एक पल के लिए चौंक गए थे। दादी तो गुस्से से लाल मिर्च हो गई थी। होती भी कैसे ना, उनके एक और बेटे ने बिना बताए शादी कर ली। दादी, वो मैं
मल्हार तो डर से कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। अब बकरी की तरह मैं बंद कर और इधर आ। इतने बड़े हो गई कि अब शादी जैसे बड़े फैसले दादा दादी के बिना ही ले रहे हैं, और ये सब इस खोते की वजह से हैं। दादी ने घुमा के एक थप्पड़ सौभाग्य को लगाते हुए कहा। दादी मैंने क्या किया? सौभाग्य ने रोनी सी सूरत बनाते हुए कहा। तू घर में बड़ा है, बोला था छोटे तुझी से सीखेंगे। देख अब सारे तेरे नक्शे कदमों पर ही तो चल रहे। परिवार की कोई कदर नहीं, दादी ने सौभाग्य पर भड़कते हुए कहा और मल्हार की ओर मुड़ गई। बेचारा सौभाग्य, वो तो बस अभी भी भगवान से यही प्रार्थना कर रहा था कि हे प्रभु, अगले जन्म चाहे तो लंगड़ा लुल्ला पैदा कर देना, पर गलती से भी घर का बड़ा बेटा बनाकर पैदा मत करना। अब तू मुंह खोल और सच बोलना। दादी ने मल्हार का कान मरोड़ते हुए कहा। आ दादी, दर्द हो रहा है। मल्हार ने दर्द से कहा। मुझे भी बहुत हो रहा है। तुम सभी मटर के दानों को पाल पोस के बड़ा किया मैंने, और आज तुम्हारे लिए मेरी कोई कदर नहीं। मुझे तो सर्वज्ञ की शादी में ही तुझ पर शक हो गया था, जब तू रागिनी को वैसे घूर रहा था। सोचा था पूछूंगी और रिश्ता करवाऊंगी, लेकिन नहीं। तुम कंजरों को कहाँ मेरी जरूरत है। दादी ने मल्हार के कान खींचते हुए कहा। उनकी तो आंखें भी नम हो गई थीं। मेरे सपनों की किसी को कोई कदर नहीं है। दादी ने मल्हार का कान छोड़ आंसू बहाते हुए कहा। अरे दादी सॉरी, प्लीज रोइए मत, मल्हार ने दादी को हग करते हुए कहा। लेकिन दादी तो इतना गुस्सा थी कि उन्होंने मल्हार के हाथ झटक दिए। दूर रह जा, अब बड़ा हो गया तू, मैं कौन सी तेरी सगी माँ हूँ, दादी ने इमोशनल होते हुए कहा। वही अब मल्हार भी इमोशनल हो गया। वो अगले ही पल दादी के आगे घुटनों पर आ गया। उसने दादी की टांगों को हग कर लिया। आप किसी बात कर रहे हो? क्यों मुझे फिर अनाथ कर रही हो माँ? आप मेरे लिए मेरी सगी माँ से ऊपर हो, जिन्होंने जन्म लेते मुझे छोड़ दिया। आई एम रियली सॉरी दादी, आई एम सॉरी, प्लीज मुझे अनाथ मत करो, मल्हार ने आंसू बहाते हुए कहा। वही अब दादी के साथ साथ रागिनी और सौभाग्य भी उसे देख पसीज गए थे। मल्हार को दादी ने ही बड़ा किया था। वो सर्वज्ञ के पापा के दोस्त का बेटा था, जिनकी पत्नी ने मल्हार के जन्म लेते ही उसे छोड़ पैसों के लिए किसी दूसरे से शादी कर ली। वही रागिनी वो सब देख इमोशनल जरूर थी, लेकिन कंफ्यूज भी। क्या मल्हार भी उस फैमिली का हिस्सा था? क्योंकि वो तो बस यही जानती थी कि मल्हार सर्वज्ञ का दोस्त था। उसकी कुछ ही बातों में वो समझ गई कि मल्हार के दिल में काफी सा दर्द था। साथ ही वो ये भी समझ ही गई थी कि मल्हार ने उससे झूठ बोला था कि वो ये शादी परिवार के लिए कर रहा था, क्योंकि परिवार में तो किसी को पता ही नहीं था। इसलिए तो जब भी रागिनी उसे परिवार से मिलाने के बारे में पूछती थी, मल्हार बहाना बना देता था। अरे तू अनाथ कैसे होगा, मैं हूं ना तेरी माँ, दादी ने प्यार से मल्हार के बालों को सहलाते हुए कहा। और मैं तेरा भाई कुत्ते, उठ, नाक बह गई तेरी, देख तेरी बीवी सिंडला बोलेगी तुझे, सौभाग्य ने मल्हार के कॉलर को खींच उसे खड़ा करते हुए बोला। बस और नहीं रोना मेरा बच्चा, आज तो दादी दुगना दान देगी मंदिर में। मेरे एक और पोते की शादी हो गई, आज एक और लक्ष्मी मेरे घर आएगी, दादी ने अपने पल्लू से मल्हार के आंसू साफ करते हुए प्यार से कहा। दादी फिर मल्हार और रागिनी को साथ लिए मंदिर में पूजा करने चली गई। सच में इस परिवार को किसी की नजर न लगे। दूसरी ओर गोली चलने की आवाज सुन मलंग के कदम अपनी जगह पर रुक गए। वहीं रुद्रांशी भी एकदम से घबरा गई थी। मलंग ने रुद्रांशी को नीचे उतार दिया और खुद उसके आगे होकर खड़ा हो गया। तुम डरना मत, मैं कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें, मलंग ने रुद्रांशी की तरफ देखते हुए प्यार से कहा। रुद्रांशी ने हाँ में गर्दन हिला दी। रुद्रांशी को थोड़ा हौसला देने के बाद मलंग फिर मुड़कर खड़ा हो गया। उसके सामने ही सौरभ हाथ में गण लिए खड़ा था। कौन हो तुम अंदर आए तो आए कैसे, और मेरी जगह मंडप में कैसे बैठे, सौरभ ने गण मलंग की तरफ किए हुए बोला। मलंग ने फिर अगले ही पल अपना सेहरा निकालकर साइड में जमीन पर फेंक दिया। तुम तो इसके भाई के साथ रहते हो ना, काफी वफादार कुत्ते हो तुम, इस पर खतरा आया तो सुगते हुए यहाँ तक आ गए, कहीं ऐसा तो नहीं मालिक के साथ रहते रहते मालिक की बहन को दिल दे बैठे। वहीं सौरभ की बात सुनकर आसपास के आदमी भी हंसने लगे थे। वैसे था तो सच ही कि मलंग रुद्रांशी को दिल दे बैठा था, इसलिए मलंग ने रिएक्ट नहीं किया। लेकिन सौरभ की अगली बात से मलंग का खून खोल उठा। वैसे आदमी काफी काम के हो, दो लोगों के लिए काम कर रहे हो आखिर,
सुबह तो भाई तुमसे काम करवाता है और रात को उसी भाई की बहन तुमसे बिस्तर पर अपनी नीड्स पूरी। सभी का ध्यान एकदम से सौरव की तरफ चला गया। जो आदमी हंस रहे थे, सबके चेहरे का रंग एकदम से उड़ गया था। मेरी बहन के खिलाफ एक शब्द बोला तो इसी जुबान को खींच, इसी का फंदा तेरे गले में डाल, लटका दूंगा कमीने। रुद्रांश की गरजती हुई आवाज पूरे हॉल में गूंज गई। वहीं रुद्रांश को देख रुद्रांशी इमोशनल हो गई, जो इस वक्त गुस्से से लाल आंखों से सौरभ को जमीन पर गिरा हुआ देख रहा था। रुद्रांश ने सौरभ की एक बाजू पर गोली चला दी थी। रुद्रांशी भागते हुए उसके सीने से लग गई। भाई, रुद्रांशी ने रोते हुए कहा। दोनों भाई बहन चाहे टॉम एंड जेरी थे, पर सबसे ज्यादा एक दूजे को चाहते थे, क्योंकि जुड़वा जो थे, मेरी चूहिया की आंखों में जिसकी वजह से आंसू आए हैं, उसे तो तेरा भाई आज जिंदा जला देगा। रुद्राक्ष ने रुद्रांशी पर अपनी बाहें लपेटते हुए उसके बालों को चूमते हुए कहा, देखता हूं तुम दोनों मेरा क्या बिगाड़ लोगे, जिंदा तो नहीं जाने दूंगा तुम लोगों को। सौरभ ने गुस्से से दांत भोंचते हुए कहा, तुझे किसने कहा कि वो अकेले है? सुअर की औलाद। सर्वज्ञ की गरजती ही आवाज पूरे हॉल में गूंज गई। कैसा लगा चैप्टर गाइस? इतु सा कमेंट करना होता है। अपनी ऑथर की खुशी के लिए कर दिया करो ना। प्लीज फीडबैक जरूर देना यार। रुद्रांशी भी सर्वज्ञ को देख उसकी तरफ भाग गई। आखिर उसके फेवरेट भैया जो थे। सर्वज्ञ ने जल्दी से उसे अपनी बाहों में भर लिया। सर्वज्ञ प्यार से रुद्रांशी के बाल सहलाने लगा। भैया, उसने मुझे मारा। रुद्रांशी ने बच्चों जैसे शिकायत करते हुए अपना चेहरा उठा सर्वज्ञ की ओर नम आंखों से देखते हुए कहा। रुद्रांशी के चेहरे पर सौरभ की उंगलियों के निशान अभी भी थे, जो देख सर्वज्ञ का खून खोल उठा। सर्वज्ञ ने गुस्से से सौरभ को नजर भर के देखा, जो किसी सूखे पत्ते की तरह डर से कांप रहा था। भैया, ये तो बोल रहा था, ये आपसे नहीं डरता। रुद्रांशी ने सर्वज्ञ की तरफ